नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की ई क्लास में हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम अथवा मिंटो मार्ले सुधार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा में 3 अधिनियम अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं: 1909 का, 1919 का तथा 1935 का। आगामी क्लासों के अंतर्गत हम इन्हीं तीनों अधिनियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। 1909 के अधिनियम के लिए 2 क्लासों में इसका अध्ययन करवाया जाएगा। आज की ई क्लास में हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिनमें इस अधिनियम को पारित किया गया था। भारत में जो विभिन्न अधिनियम पारित किए गए थे वो भारतीय जनता की आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था तथा धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया और 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया। 1861 के एक्ट के पश्चात प्रशासन ने भारतीयों का सहयोग लेने की नीति अपनाई गई। इसी क्रम में 1892 का अधिनियम भी पारित किया गया, किंतु ये अधिनियम भारतीय जनता को संतुष्ट नहीं कर सके तथा 1892 से लेकर 1909 तक की अवधि भारतीय राजनीति में उथल पुथल का युग माना जाता है। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एक गर्म दल अर्थात उग्र दल और दूसरा नर्म दल। नर्म दल अंग्रेजों के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन चलाना चाहते थे तथा दोनों दल विभिन्न संवैधानिक परिवर्तनों की मांग कर रहे थे। 1892 से लेके 1909 तक की अवधि में वे घटनाएं जिन्होंने इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है: आंतरिक कारण तथा बाह्य कारण। पहले हम आंतरिक कारणों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला नाम आता है लॉर्ड कर्जन का, जिसने अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के द्वारा भारतीयों के असंतोष में बहुत वृद्धि की। उसने कुछ ऐसे कानून बनाए जो भारतीयों के विरुद्ध थे, जिसमें से था कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 ईस्वी, द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 और लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया सबसे घातक, विनाशकारी या जिस कार्य ने भारतीयों को सबसे ज़्यादा आंदोलित किया वो था बंगाल विभाजन, जो कि भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं पर सीधा प्रहार था। इन नीतियों की भारतीयों में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई। इसके अलावा 1903 से 1909 के बीच में सेनाध्यक्ष लॉर्ड किचनर द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण सेना में भी ब्रिटिश के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा था। ब्रिटिश नीतियों के साथ साथ इस समय भारतीयों को भीषण अकाल और महामारी का सामना करना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की निष्क्रियता के कारण भारतीयों में सरकार विरोधी भावनाओं को बल मिला। जब इस प्रकार की परिस्थितियां चल रही थी तब लॉर्ड कर्जन द्वारा त्यागपत्र देने के पश्चात नवंबर 1905 में लॉर्ड मिंटो की भारत में नए गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की गई तथा दिसंबर 1905 में भारत मंत्री के पद पर उदारवादी राजनीतिज्ञ लॉर्ड मार्ले की नियुक्ति की गई। आप ध्यान रखेंगे कि 1909 के अधिनियम के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, वो लॉर्ड मिंटो थे और भारत सचिव लॉर्ड मार्ले थे। क्योंकि भारत मंत्री का, भारत सचिव का पद बड़ा होता है, इसलिए इन दोनों के नाम पर इन सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले स्वयं को ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ व विचारक
वर्ग व मिल के राजनीतिक सिद्धांतों को समर्थक मानता था। और छात्र याद रखेंगे कि वह अर्थात लॉर्ड मार्ले गैल्वेस्टन की आत्मकथा का रचयिता भी था। भारत में इन सुधारों की अर्थात 1909 के सुधारों की पृष्ठभूमि में गोपाल कृष्ण गोखले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लॉर्ड मार्ले के सत्ता में आते ही कांग्रेसियों के नरमपंथी जो नेतृत्व था उनके हृदय में एक आशा की लहर दौड़ पड़ी। नरमपंथियों के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्ले के सत्ता में आने से कुछ दिनों पूर्व ही इंग्लैंड में उनसे भेंट कर संवैधानिक सुधारों की मांग की थी। छात्र इसको विशेष याद रखेंगे कि 1905 के बनारस के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि इंग्लैंड की जो नई सरकार है, लिबरल सरकार, उसमें और लॉर्ड मार्ले की जो उदार विचारधारा है उसमें उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की और यह उम्मीद जारी की थी, व्यक्त किया था अपना विचारधारा कि इससे भारतीयों को निश्चित रूप से कुछ बड़े संवैधानिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उन्होंने 1905 में अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले ने आवश्यक सतर्कतापूर्ण तरीकों से स्वशासन प्राप्त करने की घोषणा भी की थी। गोपाल कृष्ण गोखले की लॉर्ड मार्ले द्वारा कई भेंटों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड मार्ले ने भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो से भी तुरंत सुधारों को प्रारंभ करने का आग्रह किया था। मार्ले ने ब्रिटिश संसद में 20 जुलाई 1906 को यह घोषणा की थी कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श प्रारंभ हो गया है। इस समय ब्रिटिश संसद की दर्शक दीर्घा में गोखले ने स्वयं इस भाषण को सुना था और उन्होंने कहा था कि लॉर्ड रिपन के बाद भारत भेजे जाने के बाद किसी उत्तरदायित्व पर भारत का इतना परम मित्र नियुक्त नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि गोपाल कृष्ण गोखले सोचते थे कि लॉर्ड रिपन के जाने के पश्चात लॉर्ड मार्ले ही भारत का परम मित्र है जो उसके भारत के लिए कुछ कर सकता है। इस समय लॉर्ड मार्ले साम्राज्यवादी सरकार तथा भारत के उदारवादी राष्ट्रवादियों के बीच एक व्यवहारिक संधि करने की नींव रख रहा था। लेकिन छात्र ध्यान देंगे कि इस समय लॉर्ड मार्ले जो कि भारत सचिव था और लॉर्ड मिंटो जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, वायसराय था, उन दोनों की विचारधाराओं में बहुत अंतर पाया जाता है। लॉर्ड मार्ले जहां नरमपंथियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था, वहीं लॉर्ड मिंटो भारत में नरमपंथी कांग्रेस के विरुद्ध एक संभावित गठजोड़ की योजना बना रहा था। वह कांग्रेस में कुछ तत्वों को राजद्रोही मानता था तथा किसी भी संवैधानिक योजना को स्वीकार करने से पूर्व कांग्रेस की विचारधारा के अतिरिक्त समाज के जो अन्य उच्च वर्ग थे, रूढ़िवादी वर्ग थे, जैसे सामंती वर्ग, भूमिपति वर्ग, देसी रजवाड़े, उनके हितों का ध्यान रखना भी अनिवार्य मानता था। इसलिए मिंटो ने हर उस शक्ति को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जो कांग्रेस के विरुद्ध थी, कांग्रेस के प्रभाव को कम करने में सहायक थी। मिंटो के इसी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर मुस्लिम समुदायों ने भी अपनी मांगों को रखना शुरू किया। फिर आता है सांप्रदायिकता या बांटो और राज करो की नीति। जैसे कि हम जानते हैं 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना की गई, जिसके पश्चात यहाँ से शिक्षा प्राप्त अर्थात आधुनिक शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मुसलमानों का एक वर्ग अपने आप को कांग्रेस आंदोलनों से क्रमशः दूर समझने लगा, क्योंकि सर सैयद अहमद खान का ये विचार था
कि ब्रिटिश राज्य के प्रति स्वामी भक्त रहकर, राजभक्त रहकर ही मुसलमानों के भविष्य की सुरक्षा की जा सकती है। किंतु जब लॉर्ड मार्ले ने ब्रिटिश संसद में सुधारों की घोषणा की तो अपने भविष्य को लेकर मुस्लिम नेताओं में चिंता व्याप्त हो गई। छात्र याद रखेंगे कि 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मुसलमानों का एक 35 सदस्यीय शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। ये कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप। 1 अक्टूबर 1906 शिमला में 35 सदस्यीय आगा खां के नेतृत्व में और लॉर्ड मिंटो से मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मिला था, जिसने अपनी 2 मांगें उनके समक्ष रखी। पहली ये थी कि जो प्रस्तावित संवैधानिक सुधार हैं उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या पर आधारित न होकर उनके महत्व तथा साम्राज्य के लिए की गई सेवाओं के अनुरूप रखा जाए, और दूसरा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जाए। इस समय वायसराय ने मुसलमानों के प्रति सहानुभूति दिखाई तथा सिद्धांत रूप में शिष्टमंडल की मांगों के प्रति अपनी सहमति प्रकट की। उसने आगा खां के नेतृत्व में गए इस शिष्टमंडल को यह आश्वासन दिया कि भविष्य के किसी भी राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन में मुसलमानों की इस देश और इतिहास की राजनीति में जो अहम भूमिका निभाई है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगस्त 1906 में मिंटो ने सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए अपने कार्यकारिणी के एक सदस्य A.T. अरुंडेल के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधारों के संबंध में सुझाव देना था तथा इस समिति को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी भी सुधार की रूपरेखा में, यानी आगामी जो संवैधानिक सुधार किए जा रहे हैं उसमें सामंतों, जमींदारों, व्यापारियों तथा यूरोपियन व्यापारिक हितों की पूरी सुरक्षा की जाए। मार्च 1907 में इस समिति ने एक सरकारी डिस्पैच पत्र भारत मंत्री के पास भेजा, जिसमें उसने विभिन्न विधान परिषदों के विस्तार के साथ साथ सामंतों की एक समिति अर्थात काउंसिल और ऑफ नोटेबल्स की स्थापना की सिफारिश भी की थी। 1909 के सुधारों में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से संवैधानिक सुधारों को प्रेरित करने वाली घटनाएं हो रही हैं, जो कि भारत की आंतरिक घटनाएं थी। इसके पश्चात कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जिनको हम बाह्य घटनाएं कह सकते हैं, जिन्होंने भी 1909 के सुधारों को प्रभावित किया। बाह्य घटनाओं के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जा रहा अपमानजनक व्यवहार प्रमुख था। विशेषतः एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा भारतीयों की भावनाओं को उद्वेलित किया गया तथा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी गतिविधियां तेज कर दी गई। लॉर्ड कर्जन द्वारा अफगानिस्तान और तिब्बत के प्रति जो नीति अपनाई गई उसमें के कारण भारतीय नेताओं में ब्रिटिश नीतियों के प्रति रोष था। चीन और दक्षिण अफ्रीका में सैन्य टुकड़े भेजे जाने का भारतीयों ने विरोध किया। 1896 में एबिसीनिया द्वारा इटली और 1905 में जापान द्वारा रूस पर साहसिक विजय से भारतीयों को अत्यधिक प्रेरणा मिली। जब एक तरफ नरमपंथियों को खुश करने के इस प्रकार के प्रयास जारी थे, दूसरी तरफ सरकार दमनात्मक नीति भी अपना रही थी। 1907 में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह को बिना मुकदमा चलाए मांडले जेल भेज दिया गया। भारत में समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई। 1908 में लोकमान्य तिलक को केसरी में लिखे गए एक लेख के लिए 6 साल की सजा दी गई।
इस दमनात्मक नीति के कारण भारत में गरमपंथी जो आंदोलन था उसमें एक प्रकार का ठहराव उत्पन्न हो गया। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने नरम दल तथा मुसलमानों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए 1909 के सुधारों को लागू किया। दिसंबर 1908 को लॉर्ड मार्ले ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधार प्रस्तावों की व्याख्या की तथा 17 फरवरी 1909 को भारत परिषद विधेयक इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सदन के सामने रखा गया। 25 मई 1909 को यह विधेयक पारित हो गया तथा 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन मिलने के पश्चात यह विधेयक भारत परिषद अधिनियम के नाम से लागू हुआ। जहाँ तक इस अधिनियम के उद्देश्य का प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट की 18 नवंबर 1908 की उद्घोषणा में स्पष्ट किया गया था मार्ले के द्वारा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं है, बल्कि विधान परिषदों को केवल परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में विकसित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में अध्ययन हम आगामी क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।